हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि हमने टॉप 9 बहुविकल्पी प्रश्न देखे जो अति महत्वपूर्ण थे। उसमें 9वां और महत्वपूर्ण था जो 2022 में आ चुका था, और इस बार 2023 के एग्ज़ाम में उसमें से कोई ना कोई एक आना ही आना है। अब उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आएंगे। ठीक, तो उसमें प्रश्न नंबर पहला है, अलाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अलाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमने कहा था अलाभकारी संस्थाओं को एक गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। ठीक, और गैर व्यापारिक संस्था वह संस्था होती है जो लोगों को सेवा तो प्रदान करती है, लेकिन उसके बदले वह धन या किसी भी चीज़ की प्राप्ति का आशा न रखे। ठीक, उसे ही गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाभकारी संस्थाओं से आशय उन संस्थाओं से होता है जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है तथा जिनका निर्माण ऐसे धार्मिक संस्थानों जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता। हमने नहीं कहा कि सेवा तो देगी लेकिन उसके बदले लाभ का वो अपेक्षा ही नहीं करेगी कि मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, बस वो सेवा ही प्रदान करेगी। यहाँ से प्रेरित नहीं होता के लिए किया जाता है। जैसे धर्मार्थ संस्था, जैसे धर्मार्थ संस्था का मतलब मंदिर से हुआ। ठीक, विद्यालय, धार्मिक संस्थान, कल्याण समितियाँ और कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संस्थाएं, अनाथालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, संघ परिषदें इत्यादि। मतलब ये सब संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जो लोगों को कल्याण देती हैं, सेवा प्रदान करती हैं। ठीक, इन समस्याओं का प्रमुख उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह अथवा समस्त जनता को सेवाएं प्रदान करने से होता है। ये न तो किसी प्रकार का उत्पादन कार्य करती है और न ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं। ये उधार लेन देन भी नहीं करती। इसकी आशय का स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, अनुदान तथा दान, सहायता, विनिवेश से प्राप्त आय इत्यादि हो सकता है। जैसे कि किसी भी मंदिर पे अनुदान लिखा था, मुझे आप गए तो वहाँ पे कुछ दान दे दें, तो मतलब इन लोग का आय उसी पे डिपेंड होता है कि आप गए अपनी स्वेच्छा से जो दे दिए। ठीक, हो सकता है लेखांकन वर्ष की समिति मतलब समाप्ति पर सामान्य वित्तीय वर्ष ये वित्तीय विवरण तैयार करती है तथा अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय का विवरण भी तैयार करती है। अब समझ में आया अलाभकारी संस्थाएं का आशय? मतलब बस सीधे सीधे बोला जाए तो वे संस्थाएं जो लाभ कमाने के प्रयोजन से नहीं करें अपितु सेवा देने के प्रयोजन से करें, अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर दूसरे, आय और व्यय खाते में उन मदों का व्यवहार दर्शाइए जब उनके लिए एक विशिष्ट निधि हो। मतलब आय और व्यय खाते में उन मदों को दर्शाना है जब एक विशिष्ट निधि हो। ठीक, तो उत्तर में बढ़ते हैं। विशेष विशिष्ट निधि, अब इसको पढ़ते हैं। अलाभकारी संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाएं कोई गैर व्यापारिक संस्थाएं बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलाभकारी संस्थाएं विशिष्ट उद्देश्यों या गतिविधियों जैसे कि पुरस्कार निधि, मैच निधि और खेल निधि आदि के लिए विशेष निधि का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब अलाभकारी संस्थाएं विशिष्ट उद्देश्यों या गतिविधियों जैसे कि पुरस्कार निधि, मैच निधि और खेल निधि आदि के लिए विशेष निधि का निर्माण करती है। इन निधि की प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाता है और ऐसे विनियोग पर अर्जित आय, मतलब जो ये सब विनियोग किया जा रहा है इस पे जो अर्जित आय होता है, आय को संबंधित निधि में जमा कर दिया जाता है। ठीक, जो उसकी आय होती है संबंधित सभी निधि में जमा कर लिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। है न कि आय और व्यय खाते में जमा में जाता है, न कि आय और व्यय खाते में के जमा में। इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए व्यय को
विशिष्ट निधि में घटाया जाता है। समझे यहाँ पे? देखो, इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए व्यय को विशिष्ट निधि में घटाया जाता है। उदाहरण के लिए देख लो, एक क्लब खेल गतिविधियों के लिए विशेष निधि बनाता है। मतलब एक क्लब खेल गतिविधियों के लिए विशेष निधि बनाता है। इसी स्थिति में खेल निधि के विनियोग से ब्याज की आय को खेल के निधि में जोड़ा जाएगा और खेल पर सभी व्ययों को घटाया जाएगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। विशेष निधियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। मतलब जो विशेष निधियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा, परंतु यदि आय और व्यय का समायोजन करने के पश्चात विशिष्ट एवं विशेष का शेष ऋणात्मक है तो यह आय और व्यय खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक, या दिए गए निर्देशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। समझ में आया? मुझे आशा होगा तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। यदि न समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना और ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3, जो परीक्षा की नज़र से 2 नंबर में अति महत्वपूर्ण है और यह 2022 में आ भी चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता व लाभ हानि खाता किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसे बोलते हैं रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट, और अकाउंट व लाभ हानि खाता को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तर देख लेते हैं इसका। अलाभकारी संस्थाओं द्वारा। ठीक, प्राप्ति एवं भुगतान खाता व लाभ हानि खाता किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अलाभकारी संस्था। यदि यह प्रश्न के रूप में आएगा तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। ऑप्शनल या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी दे सकता है। जैसे पूछ देगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है, या ये भी पूछ सकता है, ये प्राप्ति भुगतान हटा के लाभ हानि खाता भी दे सकता है, लाभ हानि खाता किन संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा दिया होगा, तो उसको भी आप करेंगे तो 1 नंबर मिल सकता है। इसलिए इस पे आप विशेष ध्यान दें। इसी के साथ ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के होंगे ये पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।